ज़फ़र इलाहाबादी काफ़ी मशहूर और शायर हैं, अज़ीम शायर हैं। तो उनका एक शेर है, वो बड़ा मुझे माकूल लग रहा है आज के मौजू के लिए कि फ़लसफ़ी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं। फ़लसफ़ी दार्शनिक को कहते हैं। फ़लसफ़ी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। दोस्तों, आज के विषय को हम समझेंगे और बड़े तसल्ली के साथ समझेंगे। ज़रा सोचो, कार्यक्रम में आज जो हम विचार कर रहे हैं वो दो शब्दों पे कर रहे हैं। एक तरफ लॉयलिस्ट है और एक तरफ जो है न्यूट्रलिस्ट है, यानी जो तटस्थ हैं, और एक तरफ वो है जो निष्ठावान है। और आज की जो राजनीतिक व्यवस्था भारत में हम देख रहे हैं, ये बहुत ही नाजुक व्यवस्था है। और इसमें अगर जो सत्तारूढ़ दल है, बीजेपी सरकार, गुजरे 10-11 साल से आप देख रहे हैं कि किस तरह से काम कर रहे हैं और किस तरह से लोकतंत्र पर प्रहार हो रहे हैं, सांप्रदायिकता की भी घटनाएं घट रही हैं। और बहुत सी उसमें देखा गया है कि जो संविधान है हमारा, उसकी भी अनदेखी हो रही है। तो ऐसे में जो सत्तारूढ़ दल है वो लॉयलिस्ट पैदा कर रहा है। किसी तरह की कोई आलोचना बर्दाश्त नहीं है, ना पत्रकार द्वारा, ना किसी और, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संस्था हो या व्यक्ति हो, जो सत्तारूढ़ दल है उसे आलोचना बर्दाश्त नहीं। कारण ये है कि जो बीच की बातें हैं, जिसे जिसे हम कहते हैं कि एक विन विन सिचुएशन में रह के बात करना, वो समझ में नहीं आ रही। और आज समझने की ज़रूरत है कि हो क्या रहा है भारत में। इन दो शब्दों के सहारे हम आगे बढ़ते हैं, मतलब इनको समझेंगे पूरी तरह से। और आगे हम जो कहानी बताने जा रहे हैं आपको, नॉट कहानी बट द रियलिटी, जो 25-30 साल पहले ही घटी है। 25-30 साल पुराना कोई इतिहास नहीं होता, ये कल की बात होती है। पेरू की बात हम करेंगे, वहाँ पर किस तरह से जो है डेमोक्रेसी को सबवर्ट किया गया था 1990 में। ठीक है, 90-92 में आप बात कर लेंगे। और इसमें जो एक बाहर का व्यक्ति, यानी जापानी वंश का एक व्यक्ति है, ठीक है जी, अल्बर्टो फुजिमोरी, वो वहाँ पर आके कैसे चुनाव जीतता है। हम भी कुछ इस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जो आज जो प्रॉब्लम भारत में जो गुजरे 10-12 साल में, हम 11-12 साल में देख रहे हैं, किस तरह से जो है संविधान की भी कहीं ना कहीं अनदेखी हो रही है। और जो सत्तारूढ़ दल है वो अपने हिसाब से चलना चाहता है, ठीक है जी, और उसमें लोकतंत्र को भी खतरा पैदा हो रहा है। सामाजिक भाईचारा है वो भी समाप्त हो रहा है, सहिष्णुता समाप्त हो रही है। बहुत सारे कारण हैं और इन सब के पीछे अब हम इसका इतिहास टटोलेंगे। जो आज गोदी मीडिया और ये मीडिया जो डिवाइड हुआ है, या मीडिया जो हाउसेज हैं वो आज सरकार के साथ हैं, और वो भी एक निष्ठावान लॉयलिस्ट की भूमिका निभा रहे हैं। अब हमें समझना होगा कि ये क्या केवल भारत में हुआ है? नहीं, आज हमें समझना है कि लॉयलिस्ट की हमने बारे में बात करी। ये लॉयलिस्ट कैसे पैदा होते हैं, तो पेरू में कैसे होता है। पेरू में सबसे पहले बता दें, 1990 में एक जिक्र आता है अल्बर्टो फुजिमोरी का। फुजिमोरी जो है जापानी वंश के होते हैं। वहाँ पर एक अनजान सी यूनिवर्सिटी के वो रेक्टर होते हैं, यानी हेड होते हैं। लेकिन ऑल ऑफ सडन वो जो चुनावी दंगल में वो कूद जाते हैं वहाँ के। अब आप समझिए कि जो कुछ हम 10-11 साल में भारत में देख रहे हैं, वो 34 साल पहले, यानी 1990-92 में पेरू में कैसे हुआ था, क्या हुआ था। हमने आपको बताया कि फुजिमोरी जापान के थे, अननोन थे वहाँ पेरू के लिए, लेकिन जैसे तैसे बाय डिफ़ॉल्ट वो जीत जाते हैं। हाँ, उसकी वजह सिर्फ परिस्थितियाँ होती हैं, लोग खिजे होते हैं। चलो जीत गए, लेकिन जीतने के बाद जो वादे और जिस तरह से लच्छेदार बातें करके वो जीते थे, वो सत्ता को उस तरह से संभाल नहीं पा रहे थे। तो कुछ लोग उनसे रुष्ट थे। वो कहते हैं घर बैठे अपना लैपटॉप पे ये सरकार चलाना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो आखिरकार फिर उन्होंने अपनी रंगत बदल दी गिरगिट की तरह। तो अब हुआ क्या कि वो कैसे करते, उन्होंने किस तरह से हथियाना शुरू किया, कि हमने आपको पहले बताया था कि एक कोटेशन हमने दी थी कि इंस्टीट्यूशन दैट कैन नॉट बी ईजिली पर्ज्ड मे बी हाईजैक्ड सटनली बाई अदर मीन्स। ठीक है जी, तो ये हम आपको कह ही चुके हैं। जिनको हम नहीं मतलब साफ अपनी तरह मिला सकते या जो भी करो, उनको फिर हाईजैक कर लो। हाईजैक का मतलब वो ये चाणक्य वाली नीति है, साम दाम दंड भेद, जैसे मर्जी उनको अपनी तरह। तो अब इसको यहाँ पर इनको कैसे मदद मिली और किसने मदद करी, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये समझने वाली बात होगी। तो ये जो इन्होंने एक जैसे रंग, जो मैंने आपको बताया ना, रंग बदला, रंग बदलने के बाद क्या किया था इन्होंने, एक्चुअली ये तानाशाही पे उतर आए थे। फुजिमोरी ने जो टैक्टिक्स अपनाई, कोई नई नहीं अपनाई, उससे भी पीछे। अगर अर्जेंटीना की अगर बात करें, 1946 में अर्जेंटीना में ये हो चुका था, जो इसने 34 में 1990 में फुजिमोरी ने किया। वो हम बात अलग, मैंने बताया ना कि तफसील से जो इनके ऊपर पेरू का बनाएंगे, फिर हम आपको बताएंगे क्या हुआ था। लेकिन इन्होंने किसकी मदद ली वहाँ पर? नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के एडवाइज़र व्लादिमीरो
मोंटेसिनोज, ये वहाँ के एडवाइज़र थे जो नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के, पेरू नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के ये जो एडवाइज़र थे व्लादिमीरो मोंटेसिनोज। तो मोंटेसिनोज ने मदद ली, और इस मोंटेसिनोज के नेतृत्व में इस महकमे ने क्या किया था, इस महकमे ने जो वहाँ के अपोजिशन के लीडर्स थे उनकी, जो वहाँ पे प्रोमिनेंट जो जर्नलिस्ट थे उनकी, जो जजेस थे, जस्टिस थे उनकी, मतलब ऐसे जो लोग थे जो सत्ता से जुड़े हुए थे उनकी सब से कहीं ना कहीं उन्होंने वीडियो बना ली थी उनके अपकृत्यों की, जो दुष्कर्म उन्होंने किए थे, चाहे वो ब्राइब ले रहे थे या दे रहे थे। यहाँ तक कि ब्रोथल का जिक्र किया। ब्रोथल वर्ड होता है ऐसे ये चकला पकला जहाँ पे जो ये जो वैश्यावृत्ति होती है तो वहाँ उसे ब्रोथल कहते हैं, अंग्रेजी वर्ड वो है। तो वहाँ जाते हुए लोगों को इन्होंने मतलब अपने कैमरे में कैद कर लिया। तो इन सभी लोगों की जो पूरे हमने आपको बताया, वो चाहे वो जजेस थे, चाहे वो कोई भी वहाँ पर, चाहे वो पॉलिटिशियंस थे, चाहे वो जर्नलिस्ट थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनकी इन्होंने वीडियो टेप बना रखी थी इंटेलिजेंस महकमे ने। तो वो इनके हाथ थी और उन्होंने इस बिना पर ब्लैकमेलिंग उनकी शुरू कर दी। अब सवाल ये था कि अब आपने समझना है कि जो कुछ 1990-92 में हुआ है, क्या भारत में क्या परिस्थितियां हैं और कैसे क्या क्या हो रहा है और किसकी मदद से हो रहा है। तो यहाँ पर भी सीबीआई है और ईडी का सब देख लो किस तरह से काम हो रहा है, मदद सहायता ले रही है सरकार, सत्तारूढ़ दल किस तरह से मदद ले रहा है, उसके ये सब बातें। तो मैं आपको 1990 की बात बता रहा हूँ, और 1990-92 में जिस तरह से फ्यूजी मोरी ने किया, उन्होंने किसकी मदद से किया, वहाँ की जो है नेशनल इंटेलिजेंस सर्विसेज के डायरेक्टर जो एडवाइज़र थे उनकी मदद से ये सारा कुछ उन्होंने खेल खेला। फिर उसके बाद क्या होता है वो भी आप देख लीजिए कि वो फिर जो वहाँ के प्रोमिनेंट चैनल्स होते हैं, अखबारें होती हैं, टेबलेट साइज़ के भी जो मशहूर अखबार होते हैं, इन सब के एडिटर्स को, और वो उनके साथ मुआहदे हुए, मतलब इनके साथ करार कर दिए गए, और एक वहाँ पे चैनल का नाम भी है, और वो तो इस तरह से उसके 2 इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टर थे, उनको निकालने के लिए उनको $50,000 दिए गए। तो इस तरह से लाखों डॉलर, हज़ारों डॉलर देकर उन्होंने वहाँ का मीडिया जो है इस एडवाइज़र की, जो नेशनल इंटेलिजेंस सर्विसेज है, इनके एडवाइज़र की मदद से फ्यूजी मोरी ने वो सबको अपने हाथ में कर लिया और अपनी वो मनमानी करी। तो इस तरह से जो है डेमोक्रेसी जो है सबवर्ट होती है, पलटती है, क्योंकि वो लोकतांत्रिक शाखाएं कह लो, वो लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन कह लो, उनको धीरे धीरे भी करके समाप्त कर दिया जाता है। और लालच में आने वाले लोग क्यों आ जाते हैं और क्यों कोई ट्रैप हो जाता है, क्योंकि गलत काम कह लो, इंसानी फितरत है, वो चाहे विदेश के हों या यहाँ के भी हों, इंसान इंसान ही है। और जहाँ तक ये वाइसिस की बात करें, जहाँ पर गुण और दोष, मेरिट डिमेरिट्स की बातें सभी में होते हैं, आप इसको मना नहीं कर सकते। तो खैर मैंने आपको मुख्तसरन बता दिया है कि पेरू में भी जो आज भारत में हो रहा है अपोजिशन के साथ, वो कितने बड़े इल्ज़ाम ला के भ्रष्टाचार के उसमें इल्ज़ाम में अंदर करो, और उन्होंने इसी तरह से ही किया था। पहले तो समझा दिया कि भाई ये लो, या तो यहाँ तक भी है कि कुछ ऐसे भी ये जस्टिस, 3 जस्टिस तो उन्होंने कर लिए। फिर वहाँ की एक ट्रिब्यूनल है, जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, वहाँ पे उनकी ट्रिब्यूनल थी, उनके भी लोगों को, उनके सदस्यों को भी ले लिया। फिर और जजेस थे उनको भी कर लिया, यहाँ तक कि उनको, जिसे कहते हैं ना कि एक सैलरी के रूप में उनके घर में उनको उनके लिफाफे जाते थे। इस तरह के ये स्थिति है जो बुक में मेंशन है, ये मेरा कुछ भी नहीं है। हाउ डेमोक्रेसी डाई, लोकतंत्र कैसे मरता है, यूँ समझ लीजिए। तो उसके बारे में उस पुस्तक में विस्तार से दिया गया है। और मैंने अपने पेरू की आपका जिक्र किया, जो कि ज़्यादा नहीं, 30-32 साल इतिहास में कोई मायने नहीं रखते, इतनी ही पुरानी ये सारी ये वो है वहाँ की जो व्यवस्था थी, पलटी, जो जनतांत्रिक व्यवस्था थी। और ठीक उसी तरह से जो आज भारत में हो रहा है ऐसा ही वो उससे, लेकिन उसने भी, फ्यूजी मोरी ने भी कोई, उसने उस वक्त उसके दिमाग की उपज नहीं थी, उससे पहले अर्जेंटीना में हो चुका था। और भी केसेस हैं जो हम आप बताएंगे विस्तार से। तो फिलहाल हमने आपको बताया है कि आज जो भारत में हो रहा है ये कोई नया नहीं है। गोदी मीडिया हम कर रहे हैं। गोदी मीडिया क्या, वो पहले भी घटनाएं हो चुकी है समाज में। समझना लोगों को, मैं फिर कहूँगा कि जो नेता हैं, जो भी पार्टियां, वो ठीक है, उनके अपने इंटरेस्ट है, सब कुछ है, मेहनत कर रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं। आज बड़ी हिम्मत है जो संसद में बोलते हैं, मैं समझता हूँ, क्योंकि जो हालात बहुत नाजुक हैं और उसके आप धारा के विपरीत अगेंस्ट द करंट जाकर बोलते हो, तो बहुत हिम्मत का काम है। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जो भारत में आज हो रहा है ये ऑलरेडी 90-92 में पेरू में, साउथ अमेरिका के एक देश में हो चुका है। चिली में भी आप चिली का हमने आपने जिक्र कर दिया। जो कुछ ये हो रहा है ये पहले भी हो चुका है, रिपीट होता है, नया कुछ नहीं है। लेकिन समझना लोगों ने कि उनके इंटरेस्ट में क्या है, उनके हित में क्या है। लॉयलिस्ट हैं,
या न्यूट्रलिस्ट हैं या कोई और है। ठीक है जी। जो आज पत्रकारिता कह लो, आज देखो, आज मैं तो कहूँगा उनका भी शुक्रगुजार हूँ, वो प्रोफेसर, वो पढ़े लिखे लोग, वो विद्वान लोग भी अपना ज्ञान जो है बांट रहे हैं। और जब देखा कि पत्रकार नहीं कुछ कर पा रहे, तो वो लोग भी आज सामने आके बहुत कुछ कर रहे हैं, और उन सबके हेड्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम। तो कहने का मतलब ये है कि आज ज़रूरत है, आप निंदा करने से ज़्यादा परिस्थितियों को समझो, और उसको बदलना है तो सोच से ही बदले जाओगे। खून खराबे लड़ाई से ये नहीं बदला जा सकता। तो आज ज़रा सोचो कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही।